नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल 3% की तेजी के बाद आज फिर से यहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। आज ऑफ कोर्स यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, जैसे यूएस के बाजार खुलेंगे दैट इज, और उसके बाद ऑफ कोर्स किस तरह का विनर इमर्ज होता है, कितनी जल्दी होता है, कितना समय लगता है, सभी स्टेट से कब तक ये लोग वोट इकट्ठी कर पाते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर देखना होगा। लेकिन उससे पहले एक बात तय है कि हम यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार कच्चे तेल में होता हुआ देख रहे हैं। क्या है रीजंस, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ गिरावट है लेकिन बेस मेटल्स में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। कॉपर में 2 हफ्ते के हाइस पर कारोबार है, 1.5% की तेजी ओवरनाइट हमने कॉपर में आते हुए देखी और आधे से 0.25% तक की तेजी यहां पर जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में भी बनती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स सबका एनालिसिस इस तरफ है कि यूएस में कौन आता है, क्या इंपैक्ट उसका पड़ सकता है। अगर ट्रंप आते हैं तो चाइना इंपोर्ट की तरफ से शायद टैरिफ्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर हैरिस आती हैं तो वो शायद जो कंटिन्यूइंग पॉलिसी है उसको एक्सटेंड करती हुई नजर आएंगी। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स काफी सारी असमंजस की स्थिति है। हम इसके अलावा बात करेंगे राइस ब्रांड ऑयल की, जहां पर लगातार प्राइसेस गिरते हुए नजर आए हैं। एग्री में अब क्या करना चाहिए, एडिबल ऑयल में स्पेशली राइस ब्रांड में आपकी नजर कहां होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, सोलवेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता और इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत ऑफ कोर्स इस हफ्ते की जो बड़े इवेंट्स हैं उसके साथ कर लेते हैं। एंड किशोर, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यूएस फेड मीटिंग और फिर उसके बाद चाइना का जो ऑलरेडी पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग यहां पर चल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एज ऑफ नाउ वो मीटिंग है, ये मीटिंग भी इस पर नजर रखेगी कि यूएस में क्या होता है, फेड किस तरह से मूव करता है और उसके बाद चाइना यहां पर कुछ स्टेप लेता हुआ नजर आएगा। इन सभी इवेंट्स के पहले आप क्या देखते हैं इस हफ्ते में? अगर हम क्रूड के साथ शुरुआत करें तो कैसे काम करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जो क्रूड में जो कल का जो तेज़ी देखे थे, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। स्पेशली जो न्यूज़ आए थे कि मतलब ओपेक का जो प्रोडक्शन कट्स को जो स्क्वीज़ करने का, वो आई थिंक वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर से थोड़ा ईज़ होगा, बट शायद वो नहीं होगा। बट अगेन आपने बहुत सही बताया कि बहुत सारे इवेंट्स है यहाँ पे, आप कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूएस के इलेक्शन रिजल्ट है, 7 तारीख को मोस्टली आपका चाइनीज़ स्टिमुलस पैकेजेस को लेकर न्यूज़ निकलेगा। सो मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट हैवी रहेगा आज, कल और परसों। आई थिंक 5th, 6th एंड 7th। तो 5th इज़ लाइक आज जो है इट्स लाइक अ लल बिफोर द स्टॉर्म। बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शनल कॉल्स बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं है। सो जो कल जो बढ़ गया था क्रूड में, मैं आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करूंगा। प्रॉब्ली थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है 5900 या 5950 तक भी, बट अदरवाइज कुछ मेजर ट्रिगर्स आज के लिए नहीं है, बट सारे ट्रिगर्स अवेटेड है, तो उसके बाद ही कुछ डायरेक्शनल बेट्स ले सकते हैं। ऑल राइट, गोल्ड एंड सिल्वर में जो कुछ प्रॉफिट टेकिंग फिलहाल हमने आते हुए देखी है, इसमें भी बाजार को लगता है एक केस सिनारियो लेते हैं यहाँ पर किशोर। अगर ट्रंप आते हैं, वीजा भी अदर हैरिस आती हैं, तो फिर आप क्रूड में क्या रिएक्शन देखेंगे? आई थिंक ट्रंप आता है तो ग्लोबली एक बार के लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे, बिकॉज एनी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को एड करेगा। सो जो रेट कट्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा स्लो डाउन आने का उम्मीद है कि अगर ट्रंप आता है तो। अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो कमला हैरिस आती है, तो प्रॉब्ली कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, प्रॉब्ली स्लाइटली इवन बेटर एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए बेहतर हो सकता है। तो देन वहाँ पे आपको ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है। सो स्टिल आप आई थिंक मेरे हिसाब से इलेक्शन इज स्टिल 50-50 पॉइज्ड है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली से व्हाट इज गोइंग ऑन। तो रादर देन मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर ट्रंप आता है तो प्रॉब्ली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ज़्यादा रहेंगे। ऑलराइट, और अगर वही चीज़ लेकर आगे चलें और बात करें यहाँ पर गोल्ड की, तो आपको लगता है जिस तरह से आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट किया है, तो ट्रंप आने से गोल्ड ज़्यादा बुलिश दिखता हुआ नजर आएगा? आई थिंक अगेन यहाँ पे दोनों साइड है। सी वन इज़ दैट कि आपका रेट कट का अगर जो स्पीड है अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो जो पॉजिटिविटी है गोल्ड का वो थोड़ा सा वीकन हो सकता है। सेकंड इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू एड्रेस जियोपॉलिटिक्स। अगर
मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर में इंटरवीन करते हैं या इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करते हैं, कि कैसे ये कूल ऑफ करवा सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन प्रॉमिसिंग दैट कि मैं आने के बाद वॉर्स को रुकवा दूंगा वगैरह, बट आई थिंक हाउ एक्शनेबल दैट विल बी इज गोइंग टू बी सीन। बट चाइना के साथ जो है वो ट्रेड वॉर थोड़ा सा वाइडन हो सकता है। इन दैट सेंस चाइना विल ट्राई टू सी दैट कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स करने का कोशिश करेगा, एंड चाइना का जो पॉलिसी मेजर्स एंड जो स्टिमुलस है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रह सकता है। तो आई थिंक बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है and extremely difficult to predict how Trump is going to act. Even despite we know him a lot, but still there's a lot of unknown will be there. Absolutely. So किशोर, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट बाजार तय कर चुका है। प्रेसिडेंशियल सीट पर जो भी यहाँ पर बैठे चाइना स्टिमुलस लेके आए, लेकिन इन सबके चलते भी आप कहेंगे जो 3000 का आंकड़ा है सोने के लिए अगले साल के लिए, वो अभी भी ऑन है, अभी भी है? यस, आई थिंक 3050 आने के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर्स नहीं चाहिए आपको। सो इवन जस्ट equity profit taking और market volatility in general also will take it that. So sustainable है कि नहीं है? The bigger question is कि 3050 में भी 3100 भी अगर जाने के बाद भी sustainable हो सकता है क्या? हमको बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि 3100 3200 के ऊपर गोल्ड का वैल्यू बनता है। फंडामेंटली ऐसा कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बनता है। सो वी स्टिल बिलीव दैट कि गोल्ड ऊपर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा करेक्टिव नेचर नहीं है। शायद उसका जो अपसाइड जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो जाएगा, एंड उस मोमेंटम आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा आपको सिल्वर से। सो दोनों अपसाइड तो बिल्कुल रहेगा, गोल्ड एंड सिल्वर, वेदर इट इज़ इधर ट्रम्प और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी। बट आई थिंक बोथ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बेहतर रहेगा, बट गोल्ड बहुत ही स्लो हो जाएगा यहाँ से, एंड सिल्वर का जो स्पीड है अभी भी बरकरार रहना चाहिए। और अगर सिल्वर की स्पीड बरकरार है और क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी एक वजह है, तो बाकी बेस मेटल्स में आपको क्या सेंस नजर आती है? आई थिंक बेस मेटल्स बहुत ज़्यादा चाइना स्टिमुलस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, एंड आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 40 to 45% जो स्टिमुलस है रियल एस्टेट सेक्टर में जाएगा। बट रियल एस्टेट सेक्टर में भी अभी का जो स्टिमुलस को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टिमुलस पैकेज अभी जो स्पेशली चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा वो कितना हद तक नया कंस्ट्रक्शन को एड करेगा मुझे नहीं लगता है, बिकॉज करंट स्टिमुलस मोस्टली आपको एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट इन्वेंट्री को क्लियर करने के तरफ ज़्यादा उसका ऑब्जेक्टिव रखे चलेगा, एंड इतना अनसोल्ड इन्वेंट्री से, अनऑक्यूपाइड अनसोल्ड इन्वेंट्री से आई थिंक वो क्लियर करेगा, एंड बिल्डर्स को इससे जो इन्वेंट्री बर्डन एंड उनका जो डेट बर्डन से जो थोड़ा सा राहत मिलेगा, तो आगे जाकर 1-2 साल के ये जो इंटरवल रहेगा, इवन आगे आज स्टिमुलस आ गया अभी, बट जो चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर सुधारने के लिए एंड एंटायर बिल्डर्स का बैलेंस शीट सुधारने के लिए आपको कम से कम 18 से 24 महीना लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहेगा, जब भी आपको बेस मेटल्स का डिमांड बढ़ेगा। सो इंस्टेंट एक नीजर रिएक्शन आएगा, बट बहुत सस्टेनेबल तेजी कम लगेगा। आई थिंक कॉपर एक बेनिफिट हो सकता है, एंड जिंक इसमें थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली पावर सेक्टर को लेकर। ऑलराइट, तो मेटल्स में यहाँ पर तेज़ी बरकरार रह सकती है। सोने चांदी में खरीदारी करके चलें, और जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हैं, तो एक सेल कॉल्स हायर लेवल्स पे यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। बहुत शुक्रिया किशोर साथ जोड़ने के लिए, वो इस हफ्ते के सारे बड़े इवेंट्स और उसके रिएक्शंस हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की। आप बने रहिए हमारे साथ। कमोडिटी राउंड अप, और अब बात यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं, और उसके बीच भी यहाँ पर डी-ऑयल राइस ब्रांड की बात करते हैं, जहाँ पर कीमतों में लगातार सुस्ती देखने को मिली है। इसके एक्सपोर्ट्स बैंड है, जिसको इंडस्ट्री काफ़ी समय से खोलने के लिए रिप्रेजेंटेशंस भी कर रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। पूरे खाने के तेलों के पैक पे तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले राइस ब्रांड पे बात कर लेते हैं। किस तरह के क्यूज अब यहाँ से आ रहे हैं, और जो डी-ऑयल्ड के एक्सपोर्ट के ऊपर बंद है उसके ऊपर किस तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, सरकार से क्या बातचीत है? डॉक्टर मेहता, आप म्यूट पर हैं। सॉरी जी। इंडिया हर साल 5 से 6 लाख टन एक्सपोर्ट ड्यूल राइस ब्रांड में कर रहा था। मेनली मार्केट है थाईलैंड, वियतनाम,
और कंबोडिया वहां पे थे। 2023 में 20 जुलाई को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? तो बोलते कि दूध के भाव बढ़ गए हैं और दूध में मेनली कैटल फीड यूज होता है और कैटल में राइस ब्रान एक्स्ट्रा से यूज होता है, तो राइस ब्रान को आप बैन कर दीजिए। ठीक है, तभी 18,000 रुपये पर टन पे भाव थे। मगर जी। आज क्या है? आज जो भाव हो गए 9,500 पर टन हो गए राइस ब्रान का, और टेकर नहीं, राइस ब्रान एक्स्ट्रा टेकर नहीं है। उससे वजह से पूरे जो ईस्टर्न इंडिया, खासकर बंगाल के सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें आउटलेट नहीं है, वहां कैटल फीड इंडस्ट्री नहीं है। इसके वजह से सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। और अगर आप देखें, टोटल हम 60 लाख टन ड्यूअल राइस ब्रान पैदा करते हैं। अगर 5 से 6 लाख टन एक्सपोर्ट होता है तो खाली 8 to 9% ही उसमें था। मगर हाँ, और दूसरा देखिए, आज 9,000 रुपये, 9,500 रुपये तो आप आगे ड्यूअल राइस ब्रान, दूध के भाव क्यों बढ़े? वो दिखा रहा है कि ड्यूअल राइस ब्रान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइक इन द प्राइस ऑफ मिल्क। जो पर दूध के भाव बढ़े, नहीं तो कम हो जाना चाहिए। जब भी आपका ड्यूअल राइस ब्रान का आधा दाम हो गया तो दूध के भी दाम कम होना चाहिए, उसी जगह पे दूध के दाम बढ़ाते रहे। तो एक बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है अभी जो सामने आ रहा है, जो डीडीजीएस, जो उसकी मार्केट है, इज कॉम्पिटिंग विद ड्यूअल राइस ब्रान। डीडीजीएस इतना पैदा हो रहा है मक्का के, तो देर एंड इतना सस्ता भी है, उसके वजह से और ड्यूअल राइस ब्रान की प्राइस घट रही है, आउटलेट नहीं है। थर्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखें तो जैसे ग्लट ऑफ ऑयल मिल्स, वेदर सोयाबीन है, रैपसीड मिल है, राइस ब्रान है, उसके वजह से भी प्राइस दबर है। तो अगर आप ये सबब में अगर आप अलाउ नहीं करेंगे एक्सपोर्ट, तो क्या करेंगे? सारे प्लांट बंद हो गए। एक, दैट्स वन। सेकंड, उसके वजह से राइस ब्रान प्रोसेसिंग नहीं होगा। थर्ड, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फोर्थ, आपका राइस ब्रान ऑयल का प्रोडक्शन भी नीचे जाएगी। तो सारे फैक्टर है और कोई रीजन नहीं दिख रहा है, कि लॉजिकल रीजन अभी दिखता नहीं है कि क्यों बैन एक्सपोर्ट है। जब भी आपने चावल सारे खोल दिए, सारे चावल के एक्सपोर्ट खोल दिए, तो एक छोटा ड्यूअल राइस ब्रान को क्यों पकड़ा है, वही समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कोऑपरेटिव ने तभी रिप्रेजेंट किया था, तभी ठीक था उनका पॉइंट, पर अभी तो इतने नीचे दाम है, तो कोऑपरेटिव वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे खास करके एनडीडी भी है, उसने ऑब्जेक्शन लिया था तभी, तो अभी तो सिचुएशन बदल चुकी है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि चिंता यहाँ पर ऑफ कोर्स डी ऑयल राइस ब्रांड की तो है ही, लेकिन ग्लोबली यहाँ पर ऑयल मील्स का ग्लट है। कैसे उसे सॉर्ट करें? इंडिया की एक्सपोर्ट अगर हम ओवरऑल मील के लिहाज से देखें तो फिलहाल यहाँ पर कैसी है, और वो इंडस्ट्री जिस तरह से सफर कर रही है उसके लिए किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं? देखिए, लास्ट ईयर वी एक्सपोर्टेड ऑयल मिल रफली अबाउट 48 लाख टन, उसमें 22 लाख टन तो मेनली रेपसीड मिल था, उसके बाद सोयाबीन मिल था, उसके बाद में राइस ब्रान नहीं था, नहीं तो और 5 और कैस्टर मिल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड का प्रोडक्शन सोयाबीन का देखिए 422 मिलियन है, जो लास्ट ईयर से 28 मिलियन टन ज्यादा है। और आज सोयाबीन क्रश कर रहे हैं सोयाबीन ऑयल के लिए, तो एक सरप्लस क्या हो रहा है? मिल सरप्लस हो रहा है, दैट्स डंपिंग। लास्ट ईयर we were at a parity to export soybean meal or rapeseed meal, so we could export larger quantity। पर ये साल 40 से $50 डिस्काउंट में हमारा माल बेचना पड़ेगा। उसकी इम्पैक्ट और भी आएगी। अगर मेरे को अच्छे रियलाइजेशन सोयाबीन मिल है तो रैपसीड मिल का नहीं मिले, इससे इम्पैक्ट उनके ऑयल सीड के भाव पे लगेगी। आज गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है कि एमएसपी के तक सोयाबीन या तो रैपसीड के दाम चले, मगर कैसे चलेंगे? जब मैं क्रश करता हूँ सोयाबीन है तो रैपसीड, आई लुक एट हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दी ऑयल मिल से कितने मिलेंगे, उसके बेस पे मैं प्राइस ऑफर कर सकता हूँ। आज भी सोयाबीन डिस्पेरेटिव है, सोयाबीन बिलो एमएसपी चल रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट में अगर एक तो पहले बैन है वो खोल देना चाहिए, और एक्सपोर्ट ने सारे ऑयल मिल में इंसेंटिव देना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट चले, ज्यादा चले, ताकि दैट सपोर्ट दी ऑयल सीड प्राइसेस। ऑलराइट, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मील इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए की जा सकती हैं। एक तो ये कि इंसेंटिव दिया जाए, और दूसरा एटलीस्ट यहाँ पर जिसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डी ऑयल राइस ब्रांड, उसका एक्सपोर्ट यहाँ पर ओपन भी किया जाए, क्योंकि प्राइसेस जैसे डॉक्टर मेहता हमें कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आधे होते हुए नजर आए हैं। प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छी खासी है, प्रोसेसिंग में गिरावट है, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, तो कुछ चिंताएं यहाँ पर ऑफकोर्स इस सेक्टर की तरफ से आती हुई। डॉक्टर मेहता इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई करके हमें समझाने के लिए भी। तो ये तो बात हुई ऑफकोर्स एडिबल ऑयल स्पेस से एक खबर की, लेकिन बात अब यहाँ पर मिलेट्स की भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी चिंताएं हैं। हमारे साथ शर्मिला ओसवाल हैं इंडिया मिलेट्स मिशन की तरफ से। शर्मिला नमस्कार। मुझे याद है पिछला साल हमने मिलेट्स की बहुत बातचीत करी, क्योंकि सरकार की हैंड होल्डिंग थी,
पुश भी था, हर जगह इसे शोकेस भी किया जा रहा था, बहुत सारे डेलीगेशंस आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन इस साल हमने ना सिर्फ उसे थोड़ा ठंडा पड़ते हुए देखा बल्कि एक बहुत बैक सीट भी लेता हुआ देखा। अगर 2024 को पीछे मुड़कर आप एज एन ईयर देखें तो कैसे देखती हैं आप मिलेट्स एज अ सेक्टर को? जैसे 2023 में जैसे आपने जिक्र किया कि इतना बोलबाला था और पूरी जगह मिलेट मिलेट, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में इसे एक्सेप्ट किया, 72 कंट्रीज ने इसे सराहा, इतना कुछ प्रमोशंस हो गया, भारत सरकार ने इतना बड़ा निवेश किया इस सारे प्रमोशंस एंड अवेयरनेस में। तो आई थिंक मैं ये से कहूंगी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल लैक कर रही है। जैसे गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, सब्सिडीज है, इंसेंटिवाइजेशन है, तो जो 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया, अब इतना बड़ा निवेश भारत सरकार ने जब किया मिलेट को, मोटा अनाज को अवेयरनेस करने के लिए, तो इस मिलेट ईयर की जगह अगर ये मिलेट दशक बोलते या मिलेट डिकेड करके अगर ये डिक्लेयर करे, तो इतना बड़ा निवेश और इतनी बड़ी स्ट्रैटेजीज, इतने बड़े कदम जो उठाए गए वो अभी सही मायने में सार्थक होते थे, जो कि बिल्कुल डिक्लाइन होते नजर आ रहा है। अगर हम नंबर्स भी देखें यहाँ पर शर्मिला, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर अपटिक देखने को मिला है बुआई के नंबर्स के भी लिहाज से। तो क्या कुछ अगर आप रिप्रेजेंट करें यहाँ पर इंडस्ट्री को सरकार के समक्ष, तो क्या कुछ एज ऑफ नाउ 1, 2, 3 के लिहाज से मांगेंगी? अगर आप देखेंगे कि जैसे हाई यील्ड क्रॉप्स है, राइस या व्हीट, तो उसे उसकी डिमांड, कंज्यूमर, तो उसको देखते हुए मिलेट का डिक्लाइन जरूर हुआ है क्योंकि लो यील्ड है। अब लो यील्ड को हाई यील्ड करना है तो डेफिनेटली हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस पे बिल्कुल ही काम नहीं किया गया है, जिसे हमने बढ़ाना चाहिए। अब आप देखेंगे 2023 का बजट जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और काफी कुछ मिलेट के लिए जैसे घोषणाएं हुई, काफी कुछ हुआ, पर देखिए भारत एक ऐसा देश है, देश में इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, अगर हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब देखिए सबसे बड़ा प्रोडक्शन राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात कर रहा है ज्वार बाजरे का, इनके अपने यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में R&D पे फोकस किया जाए, कल्टीवेशन टेक्निक्स है, या इवन फार्मर्स के जो इंक्यूबेशन है। अब जैसे गए साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बाड़मेर में बाजरा केंद्र का जैसे उद्घाटन किया, तो अब क्या होता है, बाड़मेर एक जैसे बहुत ही एरिड रीजन, एक पाकिस्तान की बॉर्डर पे आता है, तो वहाँ कौन कितना फायदा लेगा, ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत से जैसे ये मेट्रो सिटीज है, तो फार्मर्स को जहां पे से बहुत अच्छा एक लर्निंग होगा, एक ट्रेनिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, कल्टीवेशन टेक्निक्स होंगे, वैल्यू एडिशन होंगे, तो ये जो डिक्लाइन हुआ है ये जरूर इसमें आपको मतलब इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि एक साल बहुत बोलबाला हुआ, 2023 में हर कोई जैसे मिलेट के पीछे भागने लग गया, मिलेट कल्टीवेट करने लग गया, फार्मर भी बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज थे कि मिलेट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, पर सडनली एकदम जैसे जो चुप्पी साध ली गई, या सरकार की ओर से भी मेरा तो इनफैक्ट अपील है सरकार को कि आपने मिलेट ईयर को इतना अच्छे से लॉन्च किया, तो इसे आप अपने कंसिस्टेंसी आप रखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखिए, फार्मर्स को ट्रेनिंग पे रखिए, स्टार्टअप्स के लिए रखिए, और कंज्यूमर अवेयरनेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। शर्मिला, अब यहाँ से अगर नंबर्स की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप सोइंग के नंबर्स? पीछे हमें याद है पिछले साल हम बात कर रहे थे कि डिमांड अच्छी है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है, क्या वो भी इस बार चेंज हुआ है? किस तरह की सप्लाईज हैं, कैसी डिमांड है और किस तरह के प्राइसेस हैं? क्योंकि मुझे याद है चर्चाओं में ये भी था कि मिलेट्स के प्राइसेस भी सडनली हमने यहाँ पर शूट अप होते हुए देखे थे। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अभी आप फिस्कल ईयर से कंपेयर करेंगे तो नाउ बाजरा का प्रोडक्शन 9.9 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि बहुत डिक्लाइन हुआ है, या इवन जवार का देखेंगे तो 4.4 मिलियन मेट्रिक टन पे आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। अब जैसे वाटर स्कार्सिटी, इसके फायदे इतने असंख्य है कि मिलेट यह एक जैसे सेमी एरिड रीजन या वाटर स्कार्सिटी में भी आता है, पर फार्मर उसे प्रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर की अवेयरनेस जो है वो सडनली डिक्लाइन हो गई। 2023 में इतनी सारी डिमांड आ गई क्योंकि मिलेट ईयर हर जगह पे बोलबाला था, तो लोगों में भी वेलनेस, फिटनेस इंडस्ट्री, हेल्थ, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सारी चीजों में मिलेट की डिमांड बढ़ गई। तो आप देखेंगे कि मिलेट के भाव जो है 1200 रुपए किलो तक चले गए थे। ब्राउन टॉप जैसा बिल्कुल जिसको कहेंगे कि सोने चांदी जैसा उसकी तुलना होने लग गई थी। अब सडनली जैसे अवेयरनेस भी नहीं है, कंज्यूमर के ऊपर जो फोकस था, जो एक नेशनल कैंपेन चल रहा था, वो सडनली सब रुक जाने से, और मुझे तो ये लगता है कि सरकार की ओर से कि हम जब राइस और व्हीट एक हाई यील्ड को इतना जब हम प्रमोट कर रहे हैं या उसके ऊपर जो एम्फोसिस है,
और मोटा अनाज को जब हम अपना इंडिजिनियस अनाज कहते हैं, हमारा अपना पुरातन अनाज कहते हैं, श्री अन्न कह के जिसे हमने उपमा दी, अगर उसके ऊपर हमारा फोकस कंसिस्टेंसी में रहेगा तो डेफिनेटली फार्मर्स भी इसे ज्यादा ग्रो कर पाएगा। और ये जो आंकड़ों में आपको गिरावट दिख रही है, उसमें आपको इजाफा दिखेगा, क्योंकि जी। कहीं तो फार्मर्स बहुत डीमोटिवेटेड भी हुए हैं। एब्सोल्युटली, अगर यहाँ पर कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी, सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो क्लियरली एक बैक सीट हमने यहाँ पर इसे लेते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया शर्मिला साथ जुड़ने के लिए और मिलेट्स की इस साल की क्या स्टोरी है हमारे समक्ष रखने के लिए। वेल, हम ब्रेक में जाएं उससे पहले आपको बता दें कि देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट्स एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपनी प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। कॉमस्कोर के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार हुए हैं।